हेलो एवरीवन। तो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि ये जो पूरा थीम है हाउसिंग फाइनेंस का, इसको मार्केट पहले बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन देता था, काफी कॉन्फिडेंट था मार्केट इस पूरे स्पेस को लेकर के। लेकिन लास्ट एक दो क्वार्टर से अगर हम देखें तो लगभग सारे स्टॉक्स के अंदर हमको डी रेटिंग देखने को मिली है। वैल्यूएशन जो प्रीमियम मिलते थे अब वो डी रेट होते हुए दिखे हैं। तो क्या चेंज हुआ है इस सेक्टर के अंदर, आगे का आउटलुक कैसा लग रहा है? लगभग 12 कंपनीज मैं इस पूरे स्पेस से ट्रैक करता हूँ, सब पे एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे कि किसका क्या अभी चैलेंज चल रहा है, क्या मैनेजमेंट की गाइडेंस है, अभी कैसे वैल्यूएशन है, यहाँ से डाउन साइड क्या लग रहा है, आगे का किस तरीके का प्रोस्पेक्ट लग रहा है, सब पे एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे एंड ओवरऑल पिक्चर समझेंगे इस पूरे स्पेस का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री का जो लीडर है बजाज हाउसिंग, उससे बजाज हाउसिंग में मेन जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है वो है कंपटीशन इंटेंसिटी का। ये कंपनी का पहले एक कोर एडवांटेज था कि नियर प्राइम प्राइम सेगमेंट के अंदर ये लोन देते थे, जो सैलरीड कस्टमर्स हैं आपके बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जो जॉब करते हैं उनको, मतलब नॉर्मल इंटरेस्ट रेट के ऊपर लगभग बैंक के आसपास। और क्योंकि खुद का कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम था कंपनी का, तो ये मार्जिन भी अच्छा बनाते थे और ग्रोथ भी कंपनी का सही चलता था। लेकिन लास्ट एक डेढ़ साल से अगर आप देखोगे, स्पेशली जब से ये माइक्रो फाइनेंस का क्राइसिस स्टार्ट हुआ है, तो जो बैंक या फिर जो आपकी बड़ी एनबीएफसीज हैं जो एक्सपोजर रखती थी अपना अनसिक्योर्ड सेगमेंट की तरफ, एमएफआई क्राइसिस के बाद बिल्कुल उन्होंने उस सेगमेंट को बंद किया। एंड अगर आप पिछला 3-4 साल का साइकिल भी देखोगे तो हर एक सेगमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया है, लेकिन हाउसिंग बहुत अच्छा कर रहा था कोविड में, उसके बाद भी मतलब यील्ड भी अच्छा मिलता है आपको और सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। तो जो आपके पीएसयू बैंक्स हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, उन्होंने बहुत एग्रेसिवली अपना फोकस बढ़ाया है ये हाउसिंग लोन के अंदर। पहले तो वो सिर्फ जो बड़े टिकट साइज के होम लोन होते थे सिर्फ उन्हीं को देते थे, लेकिन लास्ट एक डेढ़ साल में बहुत एग्रेसिवली उन्होंने इस सेगमेंट के अंदर एंटर करना स्टार्ट किया। स्पेशली पीएसयू बैंक से काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ा है, बिकॉज उनके बैलेंस शीट पे कैपिटल बहुत है, उनकी बैलेंस शीट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कोविड के बाद में जो उन्होंने बुक क्लीन किया है उसके बाद ग्रो करना स्टार्ट ही किया था, लेकिन आपका ये एमएफआई क्राइसिस आ गया तो बीच में लोन को उनको रोकना पड़ा। लेकिन वो एक तरीके से बिल्कुल बैठे हुए थे वो कैपिटल लेकर के कि हमको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। और लास्ट एक डेढ़ साल में चाहे आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखो, एसबीआई देखो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखो, पीएनबी देखो, हर एक जो पीएसयू बैंक है वो बहुत एग्रेसिवली फोकस कर रहा है हाउसिंग लोन के अंदर। तो वहां से कंपटीशन बढ़ा है और इसकी वजह से बजाज हाउसिंग को क्या करना पड़ा है, एक तो ग्रोथ गाइडेंस उनको उनको घटाना पड़ा। इस साल पहले ये ग्रो करते थे 24-25% पे, अब ये ग्रो कर रहे हैं 21-22% के आसपास। इस साल का गाइडेंस यही है। और दूसरा क्या कर रही है कंपनी, इनको यील्ड पे प्रेशर हो गया है। मतलब जितना इंटरेस्ट ये पहले चार्ज करते थे कस्टमर को, पीएसयू बैंक प्राइवेट बैंक उससे सस्ते रेट पे इनके कस्टमर्स को लेकर के जा रहे हैं, इनका बीटी आउट बढ़ गया है। यानी बजाज हाउसिंग के जो कस्टमर्स हैं वो स्विच कर रहे हैं पीएसयू बैंक की तरफ, प्राइवेट बैंक की तरफ। तो इनको अपना इंटरेस्ट रेट कट करना पड़ रहा है, यानी मार्जिन पे प्रेशर आ रहा है। इस वजह से अभी ये कंपनी क्या कर रही है, जो आपका एक इन्होंने संभव करके कुछ ऐसा सेगमेंट निकाला है। संभव मतलब बेसिकली वही अफोर्डेबल वाला सेगमेंट है, लेकिन ये कोर अफोर्डेबल में एंटर नहीं कर रहे हैं। कोर अफोर्डेबल मतलब जो जो आपका 10 लाख 15 लाख का टिकट साइज है उसमें एंटर ना करके जो नियर अफोर्डेबल वाला सेगमेंट होता है ना, 30 लाख हो गया, 40 लाख हो गया, लगभग इसके रेंज में कंपनी टारगेट कर रही है। तो अभी इनका पर मंथ डिसबर्समेंट जो है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वो लगभग 250 से 300 करोड़ चल रहा है। नेक्स्ट ईयर में FY27 में कंपनी इसको डबल करने को देख रही है, यानी मंथली डिसबर्समेंट अपना 600 करोड़ करने को देख रही है। तो यहां से क्या होगा, एक तो इनको ग्रोथ की नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दूसरा कंपनी को मार्जिन में भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अभी वहां पे प्रेशर है ना, सारे पीएसयू बैंक प्राइवेट बैंक एंटर कर गए हैं तो इतना इंटरेस्ट रेट आप चार्ज नहीं कर पा रहे। तो यहां पे जो ये फोकस बढ़ा रहे हैं ताकि थोड़ा सा यील्ड बढ़ जाए, हमारे पर लोन प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए, और दूसरा ग्रोथ का भी हमको अपॉर्चुनिटी बढ़े। तो नियर टर्म में ये प्रेशर है बजाज हाउसिंग के ऊपर। हालांकि क्वालिटी वाइज आप देखोगे तो मतलब इस चीज के लिए भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतना बड़ा बुक है इनका 1,30,000 करोड़ का, और फिर भी अभी भी कंपनी जो है वो कंफर्टेबली 21-22% से ग्रो कर रहा है। मीडियम टर्म में इनका गाइडेंस है कि हम 24 से 26% के रेट पे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नया सेगमेंट ऐड हो जाएगा। इसके अलावा जो इनका ये डेवलपर फाइनेंस वाला जो पोर्टफोलियो है उस पर भी मैनेजमेंट फोकस कर रहा है, वो भी एक थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन ऐड करता है। फिर आपका जो लीज रेंटल डिस्काउंटिंग है वो भी इनके लिए एक थोड़ा सा एक और अलग सेगमेंट ऐड करता है जहां पे कंपनी ग्रो कर सकती है। तो ये 2-3 सेगमेंट को लेकर के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि 24-26% के रेट से हम ग्रो कर सकते हैं। कॉस्ट टू इनकम मतलब बहुत एफिशिएंट लेंडर है, ऑलरेडी इनका कॉस्ट टू इनकम आप देखोगे तो अभी 19% है, लेकिन इनका कहना है कि मीडियम टर्म में इसको हम 15% पे लेके आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि लोन बुक ग्रोथ अगर मेरा 24-25% भी रहेगा, लेकिन क्योंकि खर्चे मेरे कम हो जाएंगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, यानी मेरा अर्निंग ग्रोथ 30-35% के रेंज में मैं डिलीवर कर सकता हूं मीडियम टर्म के अंदर। तो नियर टर्म में ये प्रेशर है बजाज हाउसिंग के ऊपर, लेकिन अगर आप मीडियम टर्म का आउटलुक लेकर के चलोगे तो मतलब ठीक है, मैनेजमेंट ने एक नया अपॉर्चुनिटी अपना स्टार्ट किया है, ये अफोर्डेबल सेगमेंट जो भी है, और उसमें 24-25-26% की ग्रोथ को लेकर के ये कॉन्फिडेंट है। एसेट क्वालिटी में इनका कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं है, अभी भी एसेट क्वालिटी अच्छा कर रहा है, क्रेडिट कॉस्ट बहुत मिनिमल है कंपनी का, और उसको लेकर के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि हम मेंटेन कर सकते हैं। स्टॉक क्यों गिरा? स्टॉक इसलिए गिरा क्योंकि हमने वो पहले भी डिस्कशन किया ही है इसके ऊपर, बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता था, मतलब 5 से लेकर के 6 का प्राइस टू बुक था। तो वो तो एक तरीके का आप क्रेजी वैल्यूएशन बोल सकते हो इस तरीके के बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर मुझे 5-6 का प्राइस टू बुक बजाज हाउसिंग को देना है
तो उससे बेटर तो मैं बजाज फाइनेंस को मतलब उसमें इन्वेस्ट कर लूं, क्योंकि वो 6 के प्राइस टू बुक पे अगर ट्रेड कर रहा है तो मुझे पता है कि मार्केट में कोई भी सिचुएशन हो, इकोनॉमी आपकी कैसी भी कर रही हो, कंपटीशन इंटेंसिटी कितनी भी आ जाए, वो एक ऐसा फ्रेंचाइज है जो आपको एक तरीके से 100% की श्योरिटी देता है कि 20 से 25% पे वो ग्रो आपको करके देगा। आरओई 20% प्लस 20% के आसपास में वो बना के देगा। एसेट क्वालिटी उसकी अक्रॉस क्रेडिट साइकिल स्टेबल रहेगी। तो अगर मुझे 5 का प्राइस टू बुक पे करना ही है तो मैं प्रेफर करूंगा कि बजाज फाइनेंस में जाऊं, ना कि ये बजाज हाउसिंग में। तो वो वैल्यूएशन बहुत खराब था। अभी आप देखोगे तो ये लगभग 3.4 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। वैसे तो ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन बहुत लुक्रेटिव हो गया है गिरने के बाद, अभी भी ये वैल्यूएशन महंगा ही है। 21-22% की ग्रोथ, आरओई आपका अर्ली टीन के आसपास है। चलो आगे चल के इंप्रूव करेगा तो मिड टीन के आसपास कंपनी पहुंचेगी, अर्निंग ग्रोथ बढ़ेगा, लेकिन फिर भी आपका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है अभी भी 3.4 के आसपास। पर एक पॉइंट और हमको समझना होगा कि मुझे ऐसा लगता नहीं पर्सनली कि बजाज हाउसिंग का स्टॉक का जो वैल्यूएशन है ना प्राइस टू बुक, वो आपको बहुत ज्यादा सस्ता मिलेगा। मतलब 2 का या 2.5 के आसपास का भी इसका प्राइस टू बुक जाएगा। तो मुझे डाउनसाइड यहां से ज्यादा नहीं दिखता। हाँ, थोड़ा बहुत अगर मार्केट में और करेक्शन होता है तो शायद 3.4 का प्राइस टू बुक इनका 3 के आसपास आ जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इस फ्रेंचाइज को मार्केट कभी भी 2 या 2.5 का प्राइस टू बुक देगा, क्योंकि बजाज का ब्रांड है और एसेट क्वालिटी भी तो मतलब आप हमेशा बेट कर सकते हो ना। इस तरीके की ये फ्रेंचाइज है और स्टेबल ग्रोथ आपको देगा, 20-25% के आसपास कंपनी ग्रो कर सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से प्रीमियम वैल्यूएशन तो इसको मिलेगा बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में, यानी डाउनसाइड यहां से बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, अपसाइड भी आप एकदम नियर टर्म में कुछ खास एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि एक बड़ा रीजन है आपका टीना फैक्टर। टीना फैक्टर मतलब पहले तो ये था कि मार्केट के पास में कोई ऑप्शंस नहीं थे। अभी आप देखोगे बैंक देखो, छोटे छोटे मिड साइज बैंक्स हैं, स्मॉल साइज बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, एनबीएफसी में आपका माइक्रो फाइनेंस रिकवर कर रहा है, तो ऑप्शंस अभी बढ़ गए हैं मार्केट के पास में। तो कैपिटल आपका फ्लो होगा, मतलब वो मार्केट क्यों अननेसेसरी बजाज के ऊपर ही बेट करता रहेगा जब उसके पास और ऑप्शंस आ गए हैं। तो डाउनसाइड यहां से बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन अपसाइड भी मैं एटलीस्ट नियर टर्म में तो ज्यादा यहां से एक्सपेक्ट कर नहीं सकता। उस तरीके का केस बनता है आपका बजाज हाउसिंग का। मतलब बिजनेस वाइज बहुत खराब नहीं है, कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी बढ़ गई है, इसलिए ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन मैनेजमेंट ने कुछ और वेज अपने फाइंड आउट करे हैं इसको मेंटेन करने का नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए। तो ये हो गया आपका बजाज हाउसिंग। फिर नेक्स्ट आपका आता है इसी के अंदर, वैसे पिरामल फाइनेंस भी आप बोल सकते हो एक होम लोन कंपनी है, लेकिन वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी है। होम लोन के अलावा उनका लैब का प्रोडक्ट है, कार लोन वो देते हैं, डिजिटल लोन का पोर्टफोलियो है, पर्सनल लोन देते हैं अनसिक्योर्ड वाला, तो वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड लेंडर है, तो इसलिए उसको मैंने इसमें कंसिडर किया नहीं है। और वैसे भी उस पर हमने डिटेल डिस्कशन किया है, वो बिजनेस अभी अच्छा कर रहा है। प्राइस टू बुक आप देखोगे तो 1.4 के आसपास आता है उसका। नेक्स्ट है आपका इसमें पीएनबी हाउसिंग। तो पीएनबी हाउसिंग में प्रॉब्लम क्या हुआ था कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उनका मैनेजमेंट चेंज हो गया। जो एमडी सीईओ जिन्होंने वो पूरा टर्न अराउंड लीड किया था पीएनबी हाउसिंग के अंदर, उसके प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे लग रहे थे, रिटेल बुक पे वो फोकस कर रहे थे, उन्होंने सडनली स्विच कर लिया, किसी और दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में गए हैं। वो आई थिंक पीरामल में ही गए शायद से, जो उनका होम लोन वाला डिवीजन है, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन कंपनी उन्होंने स्विच कर ली। तो नई मैनेजमेंट आई है। कुछ टाइम पहले इनका वो एक न्यूज भी आया था 230 करोड़ के आसपास का फ्रॉड हुआ है, तो वो सारी चीजें थोड़ा सा सेंटीमेंट और खराब करता है इन स्टॉक्स को लेकर के। हालांकि बिजनेस वाइज आप देखोगे तो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, एसेट क्वालिटी इनकी भी इंप्रूव कर रही है, लेकिन इनका भी वही प्रॉब्लम है, बीटी आउट। बीटी आउट मतलब जो आपके बड़े बैंक्स हैं, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, वो उनके कस्टमर को लेकर के जा रहे हैं, कस्टमर वहां पे स्विच कर रहे हैं। और ये जो कंपनी है ये भी अब अपना फोकस बढ़ा रही है अफोर्डेबल वाले सेगमेंट के अंदर। इन्होंने नाम दिया इमर्जिंग पोर्टफोलियो है शायद। तो ये अभी इनके टोटल लोन बुक का 39% है, और मैनेजमेंट इसको आगे चल के 45-50% करने को देख रहा है। मतलब इंक्रीमेंटल ग्रोथ इस वाले सेगमेंट से आएगा। ओवरऑल बुक ग्रोथ का गाइडेंस इनका वही है, मिड टू हाई टीन के आसपास, यानी 15-16% से 18% का ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी इनकी स्टेबल है, इंप्रूव हुई है, एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी के। और आरओई वगैरह भी आप देखोगे तो ठीक ठाक है, ओके ओके है। बाकी ग्रोथ यही है इनका 17-18% के आसपास का। निम इनका कम है काफी, 3.6 के आसपास का निम है, और वो तभी बढ़ेगा जब आप अफोर्डेबल में अपना एलोकेशन बढ़ाओगे, तो थोड़ा बहुत इंप्रूव हो सकता है निम। इनका वैल्यूएशन अगर हम देखें तो 1.2 का प्राइस टू बुक है। अब देखने में ये स्टॉक जरूर सस्ता लगता है, कि बाकी स्टॉक्स को आप देखो तो 2.5 से लेकर के 3.4 के प्राइस टू बुक पे वो ट्रेड कर रहे हैं, और पीएनबी हाउसिंग आपको लगभग बुक वैल्यू की थोड़ा सा ऊपर मिल रहा है, 1.2 के आसपास का प्राइस टू बुक है। लेकिन सस्ता जरूर है, पर डील अच्छी नहीं है। डील इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि ये भी लगभग उसी केस में आता है, डाउनसाइड शायद यहां से और ज्यादा ना हो, मार्केट और ज्यादा पनिश ना करे, लेकिन ऑप्शंस इतने सारे अवेलेबल हैं, और बिजनेस ग्रोथ भी तो आपका सिर्फ 17-18% रहेगा। प्लस आपका मतलब आरओई भी कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाला, प्रॉफिटेबिलिटी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाली। तो मतलब काइंड ऑफ आपको इसी रेंज में ये दिखेगा, नीचे नहीं जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा आप अपसाइड भी इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उस तरीके के कैटेगरी में आता है आपका पीएनबी हाउसिंग।
फिर नेक्स्ट है आपका इसमें आधार हाउसिंग। अब आधार हाउसिंग को आप देखोगे तो इसकी सिचुएशन एक्चुअली में बजाज और ये पीएनबी हाउसिंग इन दोनों से बेटर है। क्योंकि आधार हाउसिंग का एक तो ग्रोथ ठीक है, 20% के आसपास है। बजाज हाउसिंग इसे थोड़ा ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहा है, लेकिन ठीक है, फिर भी ग्रोथ इन्होंने अच्छी रिपोर्ट करी है। डिसबर्समेंट के नंबर कंपनी के इंप्रूव हुए हैं। एसेट क्वालिटी में इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस इनका कोई बीटी आउट का सिचुएशन नहीं है, यानी इनके कस्टमर्स इतने ज्यादा स्विच नहीं कर रहे पीएसयू बैंक या प्राइवेट बैंक की तरफ। और उनको पूछा भी गया कि आप कैसे इसको कंट्रोल कर रहे हो, तो जो हम इंडिया शेल्टर में डिस्कस करते हैं ना, वही इनकी मैनेजमेंट ने भी बोला है कि मेन जो हमारा एडवांटेज है कि हम टायर 3 टायर 4 सिटी में पेनेट्रेटेड है, ज्यादा ब्रांचेस हमारे वहां पे हैं, और वहां पे भी हम सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। एंड जो आपके बड़े बैंक्स और एनबीएफसीज हैं, उनकी अंडरराइटिंग सैलरीड कस्टमर्स को लेकर के ज्यादा कंफर्टेबल होती है। सो जो आपके सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स हैं उनको वो अवॉइड करते हैं, तो इसलिए कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी इनकी तरफ इतना ज्यादा नहीं है। कंपनी के स्प्रेड भी बहुत अच्छे हैं। आई थिंक इंडिया शेल्टर के बाद सबसे बेस्ट स्प्रेड नंबर आपको दिखेंगे। स्प्रेड का मतलब हो गया कि किस रेट पे मैं पैसा उठा रहा हूं और किस रेट पे आगे पैसा दे रहा हूं, बीच का जो गैप है वो मेरा स्प्रेड हो गया। पर लोन मार्जिन कितना बना रहा हूं मैं एक तरीके का, तो वो इनका 5.8% है। मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि इसको यहां पे ये मेंटेन कर लेंगे, और ग्रोथ गाइडेंस इनका यही है 20% के आसपास। तो आधार एक्चुअली में ये बजाज और ये पीएनबी से अगर आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा बेटर लगता है। वैल्यूशन इसका भी डीरेट हुआ है, 2.9 के आसपास का प्राइस टू बुक है। पहले 3.5 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता था, लेकिन ये भी लगभग उसी सेम कंडीशन में है। बिजनेस वाइज अच्छा कर रहा है ये बजाज के कंपैरिजन में, पीएनबी के कंपैरिजन में, लेकिन अपॉर्चुनिटी वाइज बहुत ज्यादा वैल्यूएशन री रेटिंग का स्कोप यहां से दिखता नहीं है। क्योंकि अगेन स्टॉक शायद नीचे ना जाए क्योंकि कंसिस्टेंट है, एसेट क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस बहुत कम है, 20-30 बेसिस पॉइंट का क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है इनका। एसेट क्वालिटी इंप्रूव ही हो रही है इनफैक्ट अभी भी। ग्रॉस एनपीए कह रहे हैं हमारा FY 27 में आगे जाके और इंप्रूव होगा। तो आउटलुक अच्छा है, ग्रोथ वगैरह ठीक है, लेकिन ऑप्शंस इतने सारे अवेलेबल हैं और इसी स्पेस में बाकी भी कुछ प्लेयर्स हैं, तो इसलिए यहां से आप ज्यादा अपसाइड एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि आपको 3.5 या 4 का प्राइस टू बुक एटलीस्ट नियर टर्म में तो मिलने का स्कोप इसमें दिख नहीं रहा। तो आधार आपका बिजनेस वाइज बजाज और पीएनबी से बेटर है, लेकिन स्टॉक में अपॉर्चुनिटी वाइज उस तरीके की बहुत बेटर डील अभी दिखती नहीं है। तो वैसा है आपका आधार। फिर आपका नेक्स्ट आता है इसमें सम्मान कैपिटल। सम्मान कैपिटल का वही ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेस अभी भी चल रहा है। डिसबर्समेंट वगैरह थोड़ा इन्होंने पिकअप किया है। आईएससी का जो इन्वेस्टमेंट आना है उसका ये अभी ये वेट कर रहे हैं। उसके बाद में इनका कहना है कि ब्रांच एक्सपेंशन हम अपना थोड़ा सा फास्ट करेंगे। आगे चल के इनका थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन का भी प्लान है। जैसे अभी तो ये होम लोन देते हैं, आगे चल के ये प्लान कर रहे हैं होम लोन के साथ में जो आपका बिजनेस लोन होता है ना 18% 19% का जो यील्ड आपको मिलता है, उसमें कंपनी प्लान करिए आगे चल के हम डाइवर्सिफाई करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इनकी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में अच्छी रही है, कंसिस्टेंट रही है, इस क्वार्टर में भी ठीक ठाक आया है। लेकिन पॉइंट वही है कि आपने कैपिटल रेजिंग इतनी करी है ना कि आपका आरओई बहुत कम है। मतलब ये पूरे साल में अगर इनका 1400 करोड़ का भी पैट बनता है पूरे FY 26 में, 9 मंथ्स में आई थिंक 900 समथिंग करोड़ का पैट है, तो भी आप देखोगे पूरे साल का आरओई इनका 6% या 6.5% के आसपास बन रहा है। तो आरओई काफी लो है, इसीलिए आप देख रहे हो कि आपको स्टॉक बहुत सस्ता दिखता है, बुक वैल्यू के काफी नीचे है, 0.5 0.6 के प्राइस टू बुक पे है। तो ये स्टॉक सस्ता है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स भी वैसे ही हैं। इससे बेटर आपको दिखेगा कि आधार हाउसिंग हो गया या वो जो बिजनेसेस है उनमें थोड़ी सी बेटर डील अभी देखने को मिल रही है। तो ये है आपका सम्मान कैपिटल। फिर नेक्स्ट आता है आपका एप्टस वैल्यू। अब एप्टस वैल्यू को हम पहले भी डिस्कस करते थे कि इनका मेन प्रॉब्लम है मैनेजमेंट का जो गाइडेंस होता है और जो एग्जीक्यूशन होता है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब एक तो जब ये आईपीओ लेकर के आए थे तब इनका गाइडेंस था हम 35-40% से ग्रो करेंगे। आई थिंक अभी तक हार्डली ऐसा कोई क्वार्टर है जहां पे कंपनी ने 2-3 क्वार्टर लगातार 30% का भी ग्रोथ डिलीवर कराओ। उसके बाद इन्होंने गाइडेंस दिया 25 से 30% का, और लास्ट कितने सारे क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि एग्जीक्यूशन होता है 22-24% के आसपास। इस क्वार्टर में ग्रोथ और घट गया, 21% का ग्रोथ हो गया। सो एप्टस के नंबर्स और नीचे गए हैं। दूसरा इससे भी बड़ा प्रॉब्लम आया है एप्टस को एसेट क्वालिटी के अंदर। तो एप्टस का आरओई अगर आप देखोगे ना, इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट आरओई ये बनाता है, 20% 21% का आरओई इनका होता है। उसका मेन रीजन है इनका एसएमई वाला पोर्टफोलियो। एसएमई में ये लगभग 18% 19% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, तो वहां से इनको यील्ड अच्छा मिलता है, मार्जिन अच्छे मिलते हैं, और ओवरऑल आरओई को वो मूव करता है। पर अभी क्या हुआ है, उसी एसएमई में स्ट्रेस है। जैसे आप देख रहे हो ना, स्मॉल टिकट साइज जो पोर्टफोलियो है इंडस्ट्री में, हर सबके एनपीए बढ़ रहे हैं, डीपीडी बढ़ रहा है। एप्टस के साथ में भी वही है, वही हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। क्रॉस एनपीए भी बढ़ गया, जो आपका 30+ डीपीडी होता है उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। तो मैनेजमेंट ने अभी अपना ग्रोथ गाइडेंस भी थोड़ा सा कट कर दिया 22 से 24% का। अब पॉइंट ये है कि ये पहले भी जब 25-30% बोलते थे तब भी उससे कम करते थे। तो अब देखना होगा, बोला इन्होंने 22-24 है, तो क्या पता आगे चल के इसको भी एग्जीक्यूशन इस पे भी कम हो, 20% 21% के आसपास हो। और फिर
एसेट क्वालिटी आगे कैसे रहती है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका आरओई कैसे मूव करेगा, क्योंकि इन्होंने बोला है जो ये 7 लाख या बिलो 7 लाख का जो बकेट है ना, उससे हम एग्जिट कर रहे हैं, वहां पे हम ज्यादा लोन अभी नहीं देंगे क्योंकि स्ट्रेस हमको ज्यादा दिख रहा है। तो जो आपके थोड़े से हायर टिकट साइज के लोन है वहां पे हम फोकस करेंगे। तो देखना पड़ेगा Q4 और FY27 के जो आने वाले क्वार्टर्स है वहां पे इनकी एसेट क्वालिटी की क्या क्या मतलब ट्रेंड रहता है, क्योंकि अगर उसमें और डिटेरियोरेशन हुआ तो डेफिनेटली आपके आरओई पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, अर्निंग ग्रोथ पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली आपको फिर लोन बुक को भी मतलब रोकना पड़ेगा। क्यों आप ज्यादा लोन बांटोगे जब रिस्क बढ़ेगा। तो इसका भी आपको दिखेगा जो वैल्यूएशन है वो आई थिंक 2.6 के आसपास आ गया। पहले इसका प्राइस टू बुक जो था वो 3.5 3.6 था, बीच में 4 भी गया था, अभी बहुत सॉलिड ही रेटिंग हुई है, 2.6 का है। लेकिन ये बाकी सारे बिजनेसेस के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्की है। ज्यादा रिस्की इसीलिए है क्योंकि एसेट क्वालिटी का जो आउटलुक है वो थोड़ा सा अनसर्टेन है, मतलब हमको वेट करना पड़ेगा कि आने वाले क्वार्टर्स का ट्रेंड कैसा रहता है। प्लस मैनेजमेंट का जो कमेंट्री होता है, एग्जीक्यूशन होता है, उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। तो एप्टस को मैं उस कैटेगरी में रखूंगा जहां पे मैं वेट करूंगा, वेट एंड वॉच वाला गेम है आपका एप्टस के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है होम फर्स्ट फाइनेंस। होम फर्स्ट फाइनेंस का हमने रिजल्ट डिस्कस किया था, तो उनका ग्रॉस एनपी आपको दिखेगा इस क्वार्टर में बढ़ गया है, लेकिन जो अर्ली बकेट का नंबर होता है ना उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। और किसी भी लेंडर का जब एसेट क्वालिटी डिटोरिएट होता है एक बार, सो ग्रॉस एनपी उनका 1-2 क्वार्टर तक बढ़ता है, लेकिन इंप्रूवमेंट का ट्रेंड हमको पता चलता है अर्ली बकेट के नंबर्स के अंदर। तो वहां पे इनका इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। मैनेजमेंट अब काफी कॉन्फिडेंट साउंड किया इस क्वार्टर के अंदर कि आगे चल के आने वाले क्वार्टर्स में धीरे धीरे ग्रॉस एनपीए जो हमारा हिस्टोरिकल लेवल होता था ना 1.6 1.7% उसके आसपास हम ले आएंगे। क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस मेंटेन करा है 30 बेसिस पॉइंट से 40 बेसिस पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि इंक्रीमेंटली मैनेजमेंट श्योर है कि पैसा मेरे को टाइम पे रिकवर हो रहा है, तो ज्यादा मुझे प्रोविजनिंग करनी नहीं पड़ेगी। सो मेरा जो ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट है वो मेंटेन रहेगा, और अर्निंग ग्रोथ तो अच्छा ही था इनका, मोर देन 40%। लोन ग्रोथ का गाइडेंस भी इन्होंने मेंटेन रखा है, 25% प्लस का ये ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं अगले कुछ टाइम तक। तो ये साल हो गया, और प्लस FY27 25% का लोन बुक ग्रोथ आपको दिखेगा होम फर्स्ट से। होम फर्स्ट का भी वैल्यूएशन डी रेटिंग काफी हुई है, मतलब ये भी आप प्राइस टू बुक देखोगे तो पहले 4 का होता था, अब कम होकर के 2.8 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। एक और चीज अभी रिसेंटली हुआ है, इनके मैनेजमेंट ने मतलब प्रोमोटर ने थोड़ा सा स्टेक भी अपना सेल किया है, तो वो भी एक नेगेटिव परसेप्शन लाता है स्टॉक को लेकर के। बट अगर आप उसको हटा भी दो ना, फिर भी डील वाइज इतना ज्यादा ल्यूक्रेटिव डील अभी नहीं लगता है। हालांकि होम फर्स्ट का जो ग्रोथ रेट है वो बाकी सारे प्लेयर से अभी तक जो हमने डिस्कस किया काफी बेटर है, 25% पे ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं। डिलीवर भी किया है पास्ट में इन्होंने, मैनेजमेंट कंजर्वेटिव होते हुए हमेशा अपने गाइडेंस को आउट परफॉर्म करती है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आरओई का नंबर 13% से इंप्रूव करके 17% तक ये लेके गए थे लास्ट ईयर, फिर इन्होंने फंड रेजिंग करा। तो ये सारी क्वालिटी चीजें हैं होम फर्स्ट के साथ में, मतलब बाकी सारे बिजनेसेस से मैं थोड़ा सा इसको बेटर रेट करूंगा, लेकिन वैल्यूएशन वाले फ्रंट पे नियर टर्म में अगेन मैं ज्यादा अपसाइड अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मेन फैक्टर ही वही है कि आपके पास में ऑप्शंस बढ़ गए हैं ना, ये एक मेन रीजन है। और होम फर्स्ट का बेस क्योंकि बढ़ गया, तो पहले ये ग्रो करता था 30-35% के रेंज में, अब थोड़ी सी एसेट क्वालिटी पे अनसर्टेनिटी आई तो मैनेजमेंट ने ग्रोथ गाइडेंस अपना 25% कर दिया है। तो बाकियों से बेटर है, लेकिन अगेन अगर मैं इसको प्ले कर रहा हूं तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखूंगा, मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन मीडियम टर्म का होना चाहिए। नियर टर्म में शायद स्टॉक पे प्रेशर रहे, स्पेशली जो ये प्रोमोटर का स्टेक सेल हुआ है थोड़ा सा उसकी वजह से, तो और ज्यादा। तो ये है आपका होम फर्स्ट का। बिजनेस वाइज ठीक है, बिजनेस अच्छा कर रहा है, और अगर मैं मीडियम टर्म के लिए श्योर हूं तब मुझे इस पे बेट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका कैनफिन होम्स। सो कैनफिन होम्स का आपको डिसबर्समेंट का ग्रोथ काफी अच्छा दिखेगा इस क्वार्टर के अंदर, लेकिन उसका एक मेन रीजन ये है कि लास्ट ईयर का जो थर्ड क्वार्टर था ना, वहां पे कर्नाटका ई खाता बुक जो आपका पूरा इशू हुआ था, उसकी वजह से इनका डिसबर्समेंट स्लो हो गया था। तो लो बेस इफेक्ट की वजह से हाई डिसबर्समेंट ग्रोथ हमको देखने को मिला है, ये चीज समझना जरूरी है। कैनरा का एसेट क्वालिटी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एसेट क्वालिटी स्टेबल चल रहा है। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस भी कंपनी का मेंटेन रखा है इन्होंने। लोन बुक ग्रोथ लगभग पीएनबी हाउसिंग जैसा मिड टीन से लेकर के हाई टीन 15 से 17-18% तक का ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं। और ये भी 2-3 सेगमेंट के अंदर प्लान कर रहे हैं, मतलब एक तो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के अंदर ये जा रहे हैं, वहां पे 25 से 30 करोड़ के टिकट साइज का लोन देगी कंपनी। फिर आपका जो ये हाउसिंग वाला हो गया उसमें भी इनका फोकस है थोड़ा सा, वहां पे भी एक्सपोजर कंपनी बढ़ाएगी। तो ये है, मतलब लोन बुक ग्रोथ को लेकर के मिड टीन हो गया। मार्जिन इनके भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं है अगर आप बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से कंपेयर करोगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये भी डील करते हैं अपना जो नियर प्राइम सेगमेंट है उसके अंदर। तो ये है आरओई, लेकिन इसका अच्छा है, लगभग 17-18% का आरओई ये बनाते हैं। तो प्राइस टू बुक तो आई थिंक अभी आपको दिखेगा इसका 2 के आसपास है, 2 के आसपास का प्राइस टू बुक है। तो कैनफिन होम आपका उस कैटेगरी में आता है कि अगर इन्होंने अपने गाइडेंस को थोड़ा सा पॉजिटिवली सरप्राइज किया, मतलब बीट किया अपने गाइडेंस को, तो थोड़ा बहुत मेरे को वैल्यूएशन में रीरेटिंग देखने को मिल सकता है, मेनली क्योंकि आरओई अच्छा है बिजनेस का 17-18% के आसपास। लेकिन उसके लिए ग्रोथ इनको बढ़ाना पड़ेगा, 15% से ग्रोथ को 18-20% तक लेके जाना पड़ेगा। प्लस जो हर थोड़े दिन में हम सुनते हैं ना कि कैनफिन के किसी ब्रांच के अंदर कोई फ्रॉड निकल गया, एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर दिया, वो सारा
सिस्टम इनको मतलब थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। अभी तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो ये सॉफ्टवेयर वगैरह हम यूज करते थे 2012 के टाइम का यूज करते थे, उसको कंपनी अपग्रेड कर रही है। तो ये सारी चीजें आपको इनएफिशिएंसी दिखाती है किसी बिजनेस की। उसकी वजह से भी आप देखते हो कि कई स्टॉक का मतलब बिजनेस अच्छा करता भी है लेकिन मार्केट उसको कुछ खास वैल्यू करता नहीं है, क्योंकि परसेप्शन नहीं चेंज होता मार्केट का। तो वो है। लेकिन कैनफिन होम्स का अगर इन्होंने गाइडेंस आउट परफॉर्म किया तो थोड़ा बहुत चांस बन सकता है कि वैल्यूएशन रिलेट हो जाए। अदरवाइज ये भी उसी कैटेगरी में है कि डाउनसाइड ज्यादा नहीं है लेकिन अपसाइड भी लिमिटेड ही लगता है स्टॉक के अंदर। फिर नेक्स्ट आपका आता है इसके बाद आवास फाइनेंशियल। आवास फाइनेंशियल का लोन बुक ग्रोथ और कम हो गया। पहले तो खैर कंपनी 22% के रेट से ग्रो करती थी, अब इनका एयूएम का ग्रोथ है 15%। आगे का गाइडेंस है 17 से 18%, मतलब ये भी वही पीएनबी हाउसिंग वाले कैटेगरी के अंदर आ गए। लेकिन इनका आरओई तो और भी खराब है, 13-14% का आरओई है कंपनी का। काफी टाइम के बाद इनका जो अर्निंग ग्रोथ है वो हमको मैच होता हुआ दिखा है थोड़ा बहुत प्रॉफिट ग्रोथ एयूएम ग्रोथ के साथ में 15-16% के आसपास। वरना पहले क्या होता था कि लोन बुक तो ग्रो होता था 20%, 22%, लेकिन अर्निंग ग्रोथ कंपनी का 8%, 9%, 10% के आसपास रह जाता था। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज भी काफी अच्छा लेंडर है। स्प्रेड भी इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, स्प्रेड पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी ये भी काफी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। इन्होंने भी वही सेम चीज बोली जो आधार की मैनेजमेंट ने बोला कि क्योंकि हमारा सेगमेंट काफी नीश है, सेल्फ एम्प्लॉयड को हम ज्यादा टारगेट करते हैं, इसीलिए हमारे वाले सेगमेंट में इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी अभी है नहीं। तो ये है आपका आवाज का ओवरऑल। प्राइस टू बुक इनका 2.2 के आसपास है और ये भी वही कैटेगरी का है कि शायद नीचे ना जाए स्टॉक, यहां से मार्केट और ज्यादा पनिश ना करे जिस तरीके की अभी परफॉर्मेंस और गाइडेंस है। लेकिन अपसाइड के लिए भी आपको मतलब वो क्या बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। हर एक प्लेयर को जो आपके साथ में कंपीट कर रहा है उसको आउट परफॉर्म करना पड़ेगा, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस बीट करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका जो प्राइस टू बुक है वो 3 के आसपास जाएगा। अदरवाइज यही 2 से 2.5 का प्राइस टू बुक इसका रह सकता है एटलीस्ट नियर टर्म में, क्योंकि ऐसा कुछ खास इनका गाइडेंस भी नहीं है और ना ही आप पास्ट का एग्जीक्यूशन देखोगे तो वो भी उसी तरीके का है। नेक्स्ट आपका आता है इंडिया शेल्टर फाइनेंस। इंडिया शेल्टर फाइनेंस का तो हमने काफी डिटेल डिस्कस किया था कि मेन प्रॉब्लम क्या हुआ उनके साथ में। और एक चीज आप नोटिस भी करोगे, ये जितने भी सारे स्टॉक्स है ना, नंबर्स वाइज इंडिया शेल्टर का नंबर ज्यादा खराब था क्योंकि उनका तो ग्रॉस एनपीए काफी बढ़ गया ना। और किसी जो कंपनीज हमने डिस्कस करी है किसी का ग्रॉस एनपीए इतना ज्यादा नहीं बढ़ा। एसेट क्वालिटी पे तो सबने अच्छा किया है और लेंडर के लिए सबसे खराब चीज यही है कि एसेट क्वालिटी खराब हो जाए, ग्रॉस एनपीए बढ़ जाए। लेकिन इसके बाद भी आप देखोगे इंडिया शेल्टर स्टॉक का जो क्या बोलते हैं डी रेटिंग बोलो या फिर स्टॉक जो गिरा है वो इतना ज्यादा नहीं गिरा है जितना बाकी स्टॉक्स का हुआ है। क्योंकि बाकियों का तो मतलब प्राइस टू बुक 4 के आसपास था, 4 से वो अभी 2.8, 2.5, 2.6 के आसपास आए हैं। बजाज हाउसिंग 5 से 3.4 पे आया है। लेकिन इंडिया शेल्टर का आप देखोगे स्टॉक नीचे जरूर गिरा है, मार्केट ने पनिश किया है, बट अभी तक उस तरीके का हमको डी रेटिंग देखने को नहीं मिला है क्योंकि इनकी जो कमेंट्री थी वो इतनी ज्यादा कॉशियस नहीं थी। मैनेजमेंट ने उसका रीजन बताया कि जो ग्रॉस एनपीए बढ़ा है वो इन्होंने खुद डेलिबरेटली एक तरीके से कस्टमर को फ्लो होने दिया एनपीए बकेट के अंदर, क्योंकि वो सरफेसी टूल जो होता है इनके पास में ये इसको तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका कस्टमर एनपीए बकेट के अंदर जाएगा। तो कस्टमर बहुत टाइम से एक तरीके से स्टक था, मतलब ना तो वो एनपीए में जा रहा था ना ही वो अपनी पुरानी ईएमआई जो है उसको रीपे कर रहा था। तो लेंडर के लिए चीजें एक तरीके से स्टक हो चुकी थी क्योंकि मेरे को पुरानी ईएमआई मिल नहीं रही है तो मेरा तो प्रॉफिट बन नहीं रहा ना, एक तरीके से डेड कस्टमर पड़ा हुआ है मेरा। तो इसीलिए खुद से इन्होंने उसको एनपीए में जाने दिया और इसी वजह से ग्रॉस एनपीए इस क्वार्टर में इनका बढ़ा है क्योंकि अब कंपनी उस पर लीगल एक्शन लेगी, सरफेसी के थ्रू उसको रिकवरी करने को देखेगी। Q4 के लिए इनका गाइडेंस पॉजिटिव है कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी। देन FY27 ऑनवर्ड्स हर एक क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा ग्रॉस एनपीए के अंदर हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नेगेटिव इनके केस में यही था कि ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने इस साल के लिए घटा दिया 30% के आसपास। हालांकि टेक्निकली आप बोलो तो घटाया भी नहीं क्योंकि मतलब जो रेंज ये देते हैं वो यही होता है, 30 से 35% का ग्रोथ के टारगेट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उतना ही है, 30% ही है। लेकिन फिर भी आप बोल सकते हो कि पहले इस रेंज के अपर रेट पे ग्रो करती थी ये 34-35, अब लोअर रेंज पे ग्रो करने को देख रहे हैं 30%। FY27 का हमको क्लैरिटी मिलेगा कि मैनेजमेंट कितना टारगेट कर रहा है, लेकिन मीडियम टर्म का गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है 30 से 35%, वही जो इनको 30,000 करोड़ का अपना एयूएम लेके जाना है बाय द एंड ऑफ FY2030, यानी कैगर वाइज आप देखोगे तो 30-35% के आसपास का कैगर बनता है। तो वो गाइडेंस इन्होंने अभी मेंटेन रखा है। जस्ट FY26 का थोड़ा सा गाइडेंस इन्होंने कट किया है। बाकी आरओई इनका बहुत अच्छा है, 17% का आरओई है। नियर फ्यूचर में कोई इक्विटी रेजिंग की इनको जरूरत नहीं है और इनका जो सेगमेंट है ना, नीश सेगमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड को देते हैं ये 42% के आसपास लोन, टायर 3 टायर 4 सिटी में मेन इनका प्रेजेंस है, उसकी वजह से यील्ड बहुत अच्छा बनता है इनका। स्प्रेड आप देखोगे तो मोर देन 6% का स्प्रेड है कंपनी का, यानी पर लोन प्रॉफिट में काफी अच्छा बनाता हूं, वो मेरे आरओई को बूस्ट करता है। तो वो सारी चीजें इंटैक्ट है, बस हमको मॉनिटर करना है कि मैनेजमेंट की जो Q4 को लेकर के एसेट क्वालिटी की कमेंट्री है वो हमको एग्जीक्यूट होते हुए दिखनी चाहिए ग्राउंड पे। अदरवाइज चीजें ठीक चल रही है इंडिया शेल्टर की। वैल्यूएशन डीरेटिंग हुआ इनका, 3.45 का प्राइस टू बुक था, अभी 2.7 2.8 के प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मतलब बाकी अगर आप प्लेयर से कंपेयर करो तो बेटर लगता है इंडिया शेल्टर। और फिर लास्ट आपका आता है रेपको होम फाइनेंस।
रेपको होम फाइनेंस का अगेन आपको डिसबर्समेंट ग्रोथ बहुत अच्छा दिखेगा कैनफिन होम्स की तरह, लेकिन इनका भी वही सेम केस है, लो बेस इफेक्ट। लास्ट ईयर कर्नाटका ई खाता बुक इशू की वजह से डिसबर्समेंट स्लो था, इस क्वार्टर में उस बेस के ऊपर हमको हाई ग्रोथ देखने को मिला है। ईयूएम ग्रोथ इनका वीक है 8-9% के आसपास, और अगले साल का गाइडेंस भी, हालांकि डिसबर्समेंट का गाइडेंस अच्छा है, लगभग 24-25% का डिसबर्समेंट में ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं, लेकिन एयूएम ग्रोथ ये 12-13% के आसपास ही टारगेट कर रहे हैं। पर अगर आप ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट से देखो ना, तो ये जो रेपको होम है ये कुछ बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में ठीक लगता है, क्योंकि इसका प्राइस टू बुक आई थिंक 0.6 या 0.7 है, यानी बुक वैल्यू के काफी नीचे है। एसेट क्वालिटी में वैसे तो प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ऐसी चीज हमको मॉनिटर करनी है। इनका स्टेज 2 बहुत हाई है, 8% के आसपास का स्टेज 2 है। तो कई बार मार्केट को क्या रिस्क लगता है, और ये होता भी है काफी सारे लेंडर्स के साथ में, कि वो क्या करते हैं, जैसे कस्टमर ने अपनी पुरानी ईएमआई मिस करी हुई है, अब वो मतलब कस्टमर रीपे नहीं कर रहा और एक तरीके से स्टेज 2 के अंदर बैठा हुआ है, यानी 30 डेज हो गया, 60 डेज से ज्यादा हो गया, और एनपीए भी नहीं हो रहा। तो लेंडर कई बार इस तरीके के प्रैक्टिसेस करते हैं कि वो कस्टमर को बोलते हैं 3 महीने में एक बार आप ईएमआई हमको पे कर दो, ताकि आप एनपीए बकेट के अंदर ना जाओ, और मतलब हमारा भी थोड़ा बहुत 3 महीने में एक बार रिकवरी आता रहेगा, तो हमको एनपीए शो नहीं करना पड़ेगा, यानी मार्केट में दिखेगा कि एनपीए नहीं बढ़ा कंपनी का, सिर्फ स्टेज 2 के अंदर है। तो उनका स्टेज 2 8% है, तो ये एक रिस्क लगता है। अब ऐसा नहीं है कि रेपको ऐसा कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन स्टेज 2 आपका कम तो होना चाहिए ना डायरेक्शनली। तो वो इन्होंने हालांकि गाइडेंस दिया है इस कॉन कॉल में कि आगे चल के हमारा जो स्टेज 2 है उसको हम 7%, बिलो 7% लाएंगे। तो अगर वो चीज होती है, और आरओई आप देखोगे 13-14% पे ऑलरेडी है इस बिजनेस का, लोन बुक ग्रोथ 12-13% के आसपास भी, मतलब एटलीस्ट बुक वैल्यू के अराउंड तो इसका स्टॉक जाएगा। अभी तो 0.6-0.7 का प्राइस टू बुक है। तो अगर ये चीज जो ये बोल रहे हैं कि स्टेज 2 हम इंप्रूव करेंगे, वो अगर कर लिया, तो वैल्यूएशन रेटिंग का स्कोप है रेपको होम का, यानी रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट से रेपको होम का डील थोड़ा बेटर लगता है। ये सम्मान कैपिटल से तो ज्यादा ही बेटर लगता है, क्योंकि उनका तो मतलब आरओई काफी गंदा है ना, अभी वो इंप्रूव होने में टाइम लगेगा, और शायद आईएससी का इन्वेस्टमेंट आएगा तो उनका कैपिटल बेस और बढ़ जाएगा, तो आरओई पे और प्रेशर रहेगा, तो देखना पड़ेगा। तो बाकी सारे प्लेस में अगर मैं देखूं तो रेपको होम जो है वो रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट से बेटर डील हो सकता है, अगर ये स्टेज 2 वाली चीज इनकी एग्जीक्यूट होती है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो ये है आपके ये टोटल 12 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो हमने डिस्कस किया है। मेन प्रॉब्लम क्या है पूरे सेक्टर के अंदर, 2-3 प्रॉब्लम है। पहला तो कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ गया, पीएसयू बैंक्स अपनी बड़ी बैलेंस शीट लेकर के और क्लीन बैलेंस शीट लेकर के बैठे हुए थे, और एक तरीके से भूखे थे वो कि इनको एक सेगमेंट मिलेगी जहां पे हमको एग्रेसिवली ग्रो करना है। वो फाइनली उनको मिल गया 1-1.5 साल पहले, और सारे बड़े बड़े पीएसयू बैंक्स ने उसके अंदर एंटर करना शुरू कर दिया। तो हाउसिंग फाइनेंस में जो नियर प्राइम और प्राइम सेगमेंट था, वहां पे पीएसयू बैंक आ गए। उसकी वजह से बजाज हाउसिंग, पीएनबी हाउसिंग, कैनफिन होम्स, ये सारे जो कंपनीज हैं जो उस कस्टमर को टारगेट करते थे, इनको भागना पड़ा जो आपका अफोर्डेबल या नियर अफोर्डेबल वाला सेगमेंट है उसकी तरफ। और उसकी वजह से कुछ कुछ एरियाज में जहां पे जैसे ये एप्टस जैसी कंपनीज हो गई या आवाज जैसी कंपनीज हो गई, इनको थोड़ा सा और नीचे लेवल पे जाना पड़ा कस्टमर को टारगेट करने के लिए। कुछ के एनपीए या एसेट क्वालिटी उस वजह से भी डिटोरेट हुई है, और एक बड़ा फैक्टर एसेट क्वालिटी डिटोरेशन का आपका ये टैरिफ वाला सिनेरियो भी रहा है, जो हमने होम फर्स्ट के कॉन कॉल में पिछले काफी सारे क्वार्टर्स में डिस्कस किया है। तो ये 2-3 रीजन है। पहला, कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी बढ़ना, जिसकी वजह से ग्रोथ पे प्रेशर आया और प्रॉफिट पे प्रेशर आया। दूसरा, ओवरऑल मैक्रो टैरिफ जो चीजें हुई हैं उसकी वजह से एसेट क्वालिटी थोड़ी सी डिटोरेट हुई है। और तीसरा, आप बोल लो थोड़ा थोड़ा इंपैक्ट आपका माइक्रो फाइनेंस का भी रहा है, और थोड़ा थोड़ा वो जो स्मॉल टिकट साइज लैब में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से रहा है। तो ये 2-3 चीजें मिल करके हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के आउटलुक को, जो पहले बहुत पॉजिटिव था, उसको थोड़ा सा इन्होंने हिलाया है, कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से मेनली ये है। बाकी ऐसा नहीं कि सेक्टर डेड है, सेक्टर खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत स्कोप है इंडिया में इसके अंदर। लेकिन जब नंबर ऑफ प्लेयर्स आपके बढ़ जाते हैं तो ग्रोथ आउटलुक जो पहले इतना स्ट्रांग होता है तो वो तो रीरेट होगा। परसेप्शन बेसिकली आपका चेंज हो गया ना। बिजनेस फंडामेंटल्स अभी शायद इतने चेंज नहीं भी हुए हैं, लेकिन मार्केट का परसेप्शन चेंज हुआ है, जिसकी वजह से हमको डी रेटिंग देखने को मिली है। अब इन पूरे स्पेस में आप अगर रिस्क एडजस्टेड वाइज देखोगे तो इंडिया शेल्टर हो गया या आपका थोड़ा बहुत होम फर्स्ट हो गया, ये बेटर डील लगते हैं। अगर इन्होंने इनका एग्जीक्यूशन आने वाले क्वार्टर्स में वैसा ही रहा जैसा मैनेजमेंट कमेंट कर रहा है, तो ये दोनों अभी भी बेटर डील लगते हैं आपका। उससे भी आई मीन होम फर्स्ट से भी ज्यादा बेटर इंडिया शेल्टर लगता है, क्योंकि उनका ग्रोथ भी अच्छा है, आरओई ऑलरेडी 17% पे है, नियर टर्म में कोई इक्विटी रेजिंग का प्लान नहीं है। लेकिन एक चीज मुझे इसमें ध्यान रखना है कि इंडिया शेल्टर में भी मैं सिर्फ इसलिए प्ले करूं कि मुझे हाउसिंग थीम प्ले करनी है, और पूरे हाउसिंग में स्कोप तो है, और इंडिया शेल्टर ने एक अपना नीच बनाया है, तो सिर्फ उसके लिए मैं प्ले कर रहा हूं। तो अभी जिस तरीके का चीजें जिस तरीके की हैं और सेक्टर का जैसा सेंटीमेंट है, वहां पे मैं अननेसेसरी अपना एलोकेशन ज्यादा ना बढ़ाऊं इंडिया शेल्टर को लेकर के, क्योंकि मेरे पास और बेटर ऑप्शंस हैं। मैं सिर्फ इसको एक तरीके से प्ले करने के लिए जाऊं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर, अभी जिस तरीके के इनके प्रोस्पेक्ट्स हैं, लेकिन इंक्रीमेंटल कैपिटल मेरा और जहां मेरे को लैंडिंग स्पेस में बेटर ऑप्शन मिल रहे हैं उसकी तरफ रखना है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये था आपका पूरा डिस्कशन हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के ऊपर। बाकी और जो बिजनेस है डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।